औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ वाइट चाक अकेडमी के एक और ज़बरदस्त लेक्चर के साथ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म के जहाँ पे आप सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बहुत सारे सब्जेक्ट को बहुत सारे टीचर हज़ार के साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे एंड दैट विल बी कम्प्लीटली फ्री। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। सबको पता है कि अभी हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम, और केमिकल इक्विलिब्रियम में आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि प्योरली रिलेट करता है एक्टिव सब्सटेंसेस मोलर कंसंट्रेशन, केमिकल इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन का क्या होता है, और केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का रोल क्या होता है। ठीक है, तो इस पे इंशाल्लाह अभी हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन, टू साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको 1864 में फॉर द फर्स्ट टाइम डेवलप किया था। ठीक है, और ये एक ज़बरदस्त रिलेशन वो सामने लेके आए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव मासेस होते क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो टर्म इस्तेमाल होते हैं कि एक्टिव मासेस, एक्टिव मास, एक्टिव मास बेसिकली हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन होती है। मोलर कंसंट्रेशन होती है किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम पे, जो मोलर कंसंट्रेशन होती है सब्सटेंसेस की। जिस तरह हमारे पास अगर हम कंसिडर करें कि एक रिएक्शन है दैट इज ए प्लस बी दैट गिव अस, चूंकि ये सारा कुछ रिवर्सिबल रिएक्शन में हो रहा है। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम प्योरली रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हो रही है। तो ये हमारे पास एक सपोज करें एक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये वाले हमारे पास प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो ए और बी, ये जो टू स्पीशीज है हमारे पास रिएक्टेंट के, और सी प्लस डी टू स्पीशीज है हमारे पास प्रोडक्ट की। अगर इसका हम मोलर कंसंट्रेशन ले तो इसका मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा? इसका मोलर कंसंट्रेशन होगा कि हम ए को इस तरह मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में और बी को भी हम स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह क्लोज कर ले तो ये हमारा मोलर कंसंट्रेशन होगा। और इस मोलर कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं मोल पर डीएम क्यूब में, मोल पर डीएम क्यूब में। तो मतलब ये है कि ये जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है इसका जो यूनिट है वो है मोल पर डीएम क्यूब। तो इसमें हम जो स्पीशी डालते हैं तो वो उसकी फिर हम मोलर कंसंट्रेशन मालूम करते हैं एंड द यूनिट इज मोल पर डीएम क्यूब। तो एक्टिव मासेस हमारे पास ये मोलर कंसंट्रेशन है। तो जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो प्योरली इसी चीज पे रिलेट करती है, सारा कुछ इसमें इसी चीज को हम बार बार डिस्कस करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारे पास ये मोलर कंसंट्रेशन, तो एक्टिव मासेस का मैंने आपसे कहा था कि ये एक्टिव मासेस, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन में हम कहते हैं कि ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ये बेसिकली रेशो है प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड सब्सटेंसेस प्रोडक्ट सॉरी। तो इन दोनों का जो रेशो है वो बेसिकली एक्टिव मासेस का हम यहाँ पे लेते हैं। तो चलो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं फर्दर कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ पे क्या होता है। हम इसी रिएक्शन को ले रहे हैं। इसी रिएक्शन में अगर हम कंसिडर कर ले कि हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब ये रिएक्शन है, ये आपको पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये हमारे पास रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। इसको हम के एफ से और इसको हम के बी या आर से, जो भी फिर आप इसको नाम दे दे, इससे डिनोट करते हैं। तो अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ ए एंड बी। तो ये कौन से होंगे? ए एंड बी। अब देखिए इस पे थोड़ा सा आपने मतलब गौर करना है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी। अब ये प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मोलर कंसंट्रेशन ए की है और ये की है, जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे तो ये हमारे पास प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन को। तो ये हमारे पास ए और बी के बराबर है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हम खत्म करते हैं तो फिर हम लिखते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
दैट इज इक्वल ना। अब हमने इक्वलिटी का निशान, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि प्रोपोर्शनलिटी को हमने खत्म कर दिया, तो किस चीज से, के एफ ए एंड बी, ये अब हमने दो यहां पे मतलब वही रिएक्टेंट स्पीशीज लगा लिया, लेकिन साथ में हमने प्रोपोर्शनलिटी को यहां से खत्म कर दिया। तो ये तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। अब सेकंड इक्वेशन में अगर हमने फॉरवर्ड किया है तो डेफिनेटली हम बैकवर्ड भी करेंगे। तो फिर हमारे पास के रेट आप बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन, जो नाम फिर आपको आप देना चाहते हैं, ये हमारे पास C एंड D इसके बराबर होगा। सिमिलरली यहां पे भी हम प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हैं, तो ये KR या KB जो भी आप लिखते हैं, C एंड D ये इसके बराबर। तो ये हमारे पास इक्वेशन A आया और ये हमारे पास इक्वेशन B आया। अब इसी को हम फर्दर लेके जाते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेज पे क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम के स्टेज पे हमारे पास ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो हम कहते हैं कि एट इक्विलिब्रियम हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इनके लिए फिर हम टर्म्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टर्म्स, वही टर्म्स जो अभी हम इसके लिए हमने कर दिए। तो हम कह देंगे कि देयरफॉर, ठीक है, अब देयरफॉर यहां पे हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, यहां पे हमारे पास आ जाएगा कि ये हो जाएगा के एफ ए बी दैट इज इक्वल टू के आर सी एंड डी। अब ये हमारे पास यहां पे टर्म आ गया। ठीक है, देखिए कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये हमारे पास इक्वल है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है इक्वेशन ए से कि ये के एफ ए एंड बी, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के आर सी एंड डी। तो ये दोनों हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यहां पे हमने एक दूसरे के बराबर कर दिया। अब ये जो स्टेप है ये कहां पे हो रहा है, ये स्टेप बेसिकली हमारे पास आ रहा है एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और वी कैन से कि एट इक्विलिब्रियम हम ये स्टेप कर सकते हैं। फिर वहां से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नॉमिनेट कर लेंगे कि हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। लेकिन जब भी कोई इक्वेशन इक्विलिब्रियम स्टेज पे पहुंच जाता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है। देखिए रेट बेसिकली हम क्या कहते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ कंसंट्रेशन इन यूनिट टाइम। ठीक है, कि किसी खास वक्त में कंसंट्रेशन कितना कम हो रहा है या कितना ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अगर कम हो रहा है तो माइनस साइन के साथ आएगा, अगर ज्यादा हो रहा है तो प्लस साइन के साथ आएगा। तो अब यहां पे हमने कहा कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन था, यहां पे ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये बराबर हो गया है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो यहां पे ये बिल्कुल आपस में इक्वलाइज हो गए, ये इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए। कहां पे पहुंच गए, इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए हैं। लिहाजा यहां पे हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये इक्विलिब्रियम से आया है। अब इसको फर्दर अगर आगे हम थोड़ा सा और लेके जाएं तो यहां पे रीअरेंजमेंट करके इससे हम जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसको फाइनलाइज कर सकते हैं। तो हम यहां पे लिख लेंगे कि रीअरेंजिंग, ठीक है, रीअरेंज हम इसको कर रहे हैं। तो रीअरेंजिंग से हमारे पास क्या आएगा, इसी इक्वेशन को हम अब दोबारा लिख लेते हैं। तो हम लिख लेंगे कि के एफ ये ए बी इज इक्वल टू के आर सी एंड डी। तो ये बराबर हो जाएगा, ये इक्वलिटी के उस तरफ और वो इस तरफ आ जाएगा। तो के एफ, ठीक है, बाई के आर ये बराबर हो जाएगा सी डी डिवाइडेड बाई ए एंड बी। ये हमारे पास एक टर्म आ गया है। ठीक है, अब इसी टर्म में हम कहते हैं कि ये जो हमारा के एफ डिवाइड बाई के आर है, ठीक है, के एफ डिवाइड बाई के आर है, ये बराबर होता है के सी के। एंड के सी हमारा क्या है, के सी हमारा बेसिकली है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहां पे इस इक्वेशन को हम अब लिख सकते हैं कि ये हमारा बराबर हो जाएगा
कि के सी ये बराबर हो जाएगा सी डी डिवाइडेड बाई ए एंड बी। ठीक है, अब ये हमारा आ गया है फाइनल इक्वेशन। क्या आ गया है? ये हमारा आ गया है ऑलमोस्ट फाइनल इक्वेशन के सी पे हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? इसको हम डिफाइन इस तरह कर सकते हैं कि के सी इज द रेशो, गौर से सुने, के सी इज इक्वल टू द रेशो ऑफ मोलर प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मैं दोबारा बताता हूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट जो मैंने पहले वाला इस्तेमाल किया वो मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोडक्ट था, दूसरा जो मैंने इस्तेमाल किया वो ये वाला प्रोडक्ट है, टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये इसका आ गया है आपके पास डेफिनेशन। ठीक है, आप थोड़ा सा बेशक 2-3 दफा रिपीट करके सुन लीजिएगा वन फाइनल टाइम कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये इसका एक डेफिनेशन यहां पे आ गया है कि केसी हमारे पास किसके बराबर होता है। अब हम कंसिडर करते हैं एक और जर्नल रिएक्शन को। एक और जर्नल रिएक्शन हम लेते हैं फॉर जर्नल रिएक्शन। अब ये जर्नल रिएक्शन हमारे पास क्या होगा? ये जर्नल रिएक्शन हमारे पास है ए बी सी डी। ठीक है, अब इसमें ये जो हमारे पास आते हैं इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, अब इसको हम नंबर ऑफ मोल्स कंसिडर करते हैं या ये होते हैं। ठीक है, लेकिन मैथमेटिकल टर्म में हम इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं और ये केमिस्ट्री में नंबर ऑफ मोल्स होते हैं जो कि किसी भी स्पीशी के स्टार्ट में उसके साथ आ जाएं कि 2 मोल है, 1 मोल है, 10 मोल है, 1000 मोल है, जितने भी मोल्स हैं वो आ जाते हैं। इस इक्वेशन को अगर हम इसके लिए केसी निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम केसी लिख सकते हैं, यहां पे आपने सी, तो ये जो इसका कोएफिशिएंट है ना ये आ गया है इसके पावर में, डी ये भी आ गया है पावर में, ये सारे आ गए हैं इसके पावर में। ठीक है, ये जो इसके टर्म्स थे वो सारे आ गए हैं इसके पावर में। मतलब यह है कि अगर हम कोई भी रिएक्शन करवाना चाहते हैं और यहां पे हमारे पास ए बी की जगह अगर 1 2 3 इस तरह के नंबर ऑफ मोल्स लिख के होंगे तो हम किस तरह लिखेंगे? सपोज सी 2 मोल है, डी 5 मोल है, सपोज ए 3 मोल है एंड बी 6 मोल है। तो हम जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसको हम इस तरह पावर में लिखेंगे। क्या करेंगे? इसको हम इस तरह पावर में लिखेंगे। तो ये हमारे पास जब भी हम इसको निकालना चाहेंगे कि हमारे पास केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर रिएक्शन में हमारे पास कहीं पे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएं या कहीं पे किसी स्पीशीज के मतलब पावर में कुछ आ जाए, कोएफिशिएंट में कुछ आ जाए, ठीक है, एक्सपोनेंट में कुछ आ जाए, तो वो हम इस रिएक्शन में किस तरह फिर एक्सप्रेस करेंगे। तो जो भी चीजें इसके बेस में होंगी वो इसके साथ इधर इस ब्रैकेट में आएंगी, जो इसके साथ नंबर ऑफ मोल्स या कोएफिशिएंट होंगे वो इसके साथ पावर में आएंगे। कहां पे आएंगे? पावर में आएंगे। अब इसका डेफिनेशन आप लोग किस तरह याद करेंगे? तो अब जो है ना वो इसके लिए आपको मतलब बादाम खाने की जरूरत पड़ेगी। इसका जो स्टेटमेंट है, इसका जो डेफिनेशन है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल, गौर से सुने, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द एक्सपोनेंट, ये जो पावर है इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, ऑफ देयर कोएफिशिएंट, क्योंकि ये रिएक्शन में कोएफिशिएंट्स थे, टू द प्रोडक्ट जो बॉटम में बता रहा हूं डिनोमिनेटर वाले,
of molar concentration of reactants to the exponent of their coefficient। नहीं समझ आया? अब देखो और दोबारा सुने। रिएक्शन को देखें, हमने कहा कि केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेशो। रेशो तो है क्योंकि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में है। आप प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, कौन सी चीजें मल्टीप्लाई हो रही? मोलर कंसंट्रेशन आप प्रोडक्ट, क्योंकि ये रिएक्शन का प्रोडक्ट है, टू द एक्सपोनेंट। ये जो 2 5 मैंने लिखा ये एक्सपोनेंट है ना, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं जो पावर में आते हैं। आप दियर कोएफिशिएंट, ये रिएक्शन में यहां पे कोएफिशिएंट थे, क्या थे? कोएफिशिएंट थे। टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि ये रिएक्शन में रिएक्टेंट्स थे, टू द एक्सपोनेंट, क्योंकि ये पावर है, ऑफ दियर कोएफिशिएंट, क्योंकि ये रिएक्शन में कोएफिशिएंट है। ओके, वन फाइनल टाइम बताता हूं। केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द एक्सपोनेंट ऑफ देयर कोएफिशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द एक्सपोनेंट ऑफ देयर कोएफिशिएंट। इट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब इसके साथ में जो दूसरी चीजें कर रही हूं वो है कि केसी का थोड़ा सा हमें इंपॉर्टेंस भी बता देंगे, साथ में थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस को मैं टच दे दूंगा, और साथ में अगर हमारे पास ये रिएक्शन गैसेस में आ जाए या मोल फ्रैक्शन में हमें यूनिट दे दे, नंबर ऑफ मोल में हमें दे, तो फिर हम इस केसी को कैसे निकाल सकेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद में आपको वो। अच्छा, अब हम यहाँ पे कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केसी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं कोशिश करूँ कि इंपॉर्टेंस ऑफ केसी पे पूरा एक लेक्चर रिकॉर्ड करवाएं, लेकिन चलो यहाँ पे हम थोड़ी बहुत इसकी बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ केसी बेसिकली हमारे पास क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या करता है ये, सबसे पहले ये हमें बताता है प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। देखिए, प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कहां तक कंप्लीट हुआ है। तो इसके लिए रिएक्शन कोशेंट का वो हम इस्तेमाल करेंगे, वो फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह ये हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के, आया ये रिएक्शन हाफ कंप्लीट है, ये लेस देन हाफ है, या ये जस्ट स्टार्ट हुआ है, या ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने देखा होगा घरों में, जो हमारी मतलब ये कि माएँ बहनें वो जब खाना बनाती है तो वो मतलब यह है कि कुछ वो हाथ पे डाल के या वो चम्मच बड़े वाले उसमें डाल के चेक करती है, या वो चावल को इस तरह मतलब ये कि फिंगर में लेके इस तरह मसलती है, वो देखती है कि आया ये हुए हैं कि नहीं, गोश्त को वो चेक करती है। यहाँ से वो अंदाज़ा लगा दिया कि मैंने फर्दर कितना हीट प्रोवाइड करना है। ठीक है, सिमिलरली केमिस्ट्री में भी इस तरह होता है कि आपने एक रिएक्शन को स्टार्ट किया, अब ऑब्वियसली वो तो आप निकाल के हाथ में नहीं डाल सकते, मुंह में नहीं डाल सकते, ठीक है, आंखों के करीब नहीं लेके आ सकते, मतलब केमिकल्स होते हैं। तो फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये रिएक्शन कितना कंप्लीट हुआ है और या ये कितना रहता है। ठीक है, तो एक तो हमें ये इंफॉर्मेशन देता है। सेकंड, ये हमें बताता है कि मैग्नीट्यूड, अब केसी हमें क्या देता है कि हमारे पास देखें मैग्नीट्यूड ऑफ केसी गिव्स idea about relative amount of product और reactant के, ये इसका जो प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट है इसका कितना अमाउंट रहता है। मतलब ये कि हमारे पास ये रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है या ये रिएक्शन हमारे पास रिएक्टेंट की तरफ है, रिएक्टेंट ज्यादा है या हमारे पास प्रोडक्ट ज्यादा है। किस तरह हम इसको अब ये मालूम कर सकते हैं, तो ये फॉर एग्जांपल इफ के सी या के, इफ के इज, अब ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो, ये एक केस आता है। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि ये रिएक्शन जो है ना ये प्रोडक्ट फेवर्ड है। क्या है ये रिएक्शन? प्रोडक्ट फेवर्ड है, प्रोडक्ट फेवर्ड है। ठीक है, या सेकंड केस में हमारे पास अगर आता है कि इफ के इज लेस देन 1, तो फिर तो ऑब्वियसली अगर एक प्रोडक्ट फेवर्ड है तो दूसरा हमारे पास रिएक्टेंट फेवर्ड होगा।
ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन यहां से मिलती है। इसके साथ हम एक और बात करते हैं कि ये जो केसी होता है, तो केसी एक्चुअली इंडिपेंडेंट होता है आप इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट। मतलब यह है कि इसका उस पर कोई ताल्लुक नहीं होता कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है या ज्यादा है किसी रिएक्शन के लिए, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो इसका एक पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में हम बात करते हैं कि हमारे पास ये चेंज होता है किस चीज से, तो केसी चेंजेस विद चेंजिंग टेम्परेचर। चेंजिंग टेम्परेचर मतलब यह है कि ये डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पे। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो केसी के चेंजेस होने के चांसेस है। मतलब ये केसी टेम्परेचर के साथ वो वेरी करता है, केसी टेम्परेचर के साथ वो वेरी करता है और ये कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये आपको एक मतलब बात पता होनी चाहिए। ये टेम्परेचर के साथ भी इंडिपेंडेंट है, ये कैटलिस्ट के साथ भी इंडिपेंडेंट है। कैटलिस्ट आल्दो इसका थोड़ा बहुत वो चेंज कर लेते हैं, लेकिन एज सच इसका उसके ऊपर कोई रोल नहीं होता और कंसंट्रेशन पे तो इसका रोल होता ही नहीं है। जस्ट ये टेम्परेचर के साथ थोड़ा बहुत वो चेंज करता रहता है। ठीक है, अब अगर हमें गैसेस में रिएक्शन दे दे, तो गैसेस में रिएक्शन अगर कोई मतलब हमें दिया जाए, फॉर एग्जांपल हमें ये रिएक्शन दे दे कि भाई N2 3H2 2NH3, तो ये सारे गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, फिर यहां पे हम केसी को किस तरह निकालेंगे, तो यहां पे फिर केसी थोड़ी बहुत उसमें चेंज आ जाएगी और वो बन जाएगा केपी। क्या बन जाएगा वो? केपी। तो वो फिर होगा के केसी की जगह हम लिख लेंगे केपी और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम उड़ा देंगे, हम पार्शियल प्रेशर ले लेंगे सी मल्टीप्लाई विद पार्शियल प्रेशर डी डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ए और पार्शियल प्रेशर बी। ये फिर इस तरह केपी बन जाएगा। ये फॉर गैसेस। ठीक है, ये फॉर गैसेस। अब अगर हमें मोल फ्रैक्शन के लिए दिया जाए, ठीक है, मतलब फॉर मोल फ्रैक्शन, वहां पे अगर हमें दिया जाए तो फिर हम क्या करेंगे, तो वो फिर हम लिख लेंगे कि के सी को हम के एक्स कर देंगे। ये बराबर हो जाएगा कि हमारे पास एक्स सी एक्स डी डिवाइडेड बाई एक्स ए एक्स बी। ठीक है, और द फाइनल वन अगर हमें दिया जाए नंबर ऑफ मोल्स, फॉर नंबर ऑफ मोल्स, तो फिर हम क्या करेंगे, तो ये हमारे पास जो के सी होगा वो के एन हो जाएगा, के एन सी सी एन डी एन ए एन बी। ठीक है, तो ये फिर फॉर नंबर ऑफ मोल्स ये हो जाएगा। ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसका हमने बहुत सारा मैथमेटिकल फॉर्म यहां पे सॉरी एक्सप्लेन कर दिया, आपके सामने रख दिया है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स एरिया में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर ज़बरदस्त लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।